पार्टी का हॉल सजा हुआ था और सारे मेहमान आने शुरू हो चुके थे। हनी और बनी दोनों पिंक और ब्लू कलर के कपड़ों में किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह तैयार थे। बड़े बड़े बैनर पर हैप्पी बर्थडे युग और सौंदर्य लिखा हुआ था। युग यानी कि बनी, सौंदर्य यानी कि हनी दोनों ही अपने नए दोस्त पीहू से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब से कार्तिक ने बताया कि उसने विक्रांत को भी इनवाइट किया है, युग और सौंदर्य दोनों भी अपने नए दोस्त पीहू और विराट से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। खास करके पीहू से मिलने के लिए। विराट जब उनसे मिला तो उस वक्त वह अपने उस छोटी सी डॉल के साथ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था, लेकिन पीहू के साथ दोनों बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अभी वह अपने बाकी भाई बहन देव, देविका और अंश और अंशिका से उन्हें मिलवाना चाहते थे। सभी बच्चे इस वक्त चिल्ड्रेंस एरिया में खेल रहे थे जब विक्रांत, पंछी, पीहू और विराट के साथ साथ क्यारा पार्टी में शामिल हुआ। कार्तिक और नंदिनी जाकर उन्हें वेलकम करते हैं। अंकल युग कहाँ हैं? पीहू ने अपने हाथ में लाए हुए गिफ्ट को देखकर कार्तिक से पूछा। कार्तिक चिल्ड्रेंस एरिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह देखो वहाँ रहा युग, वहीं पर सौंदर्य भी हैं। पीहू ने पलटकर विक्रांत और पंछी को देख बोली, मैं उनके पास जाऊं? पंछी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाया तो पीहू दौड़ते हुए युग की तरफ भाग गई। कार्तिक ने विक्रांत को विराट को दिखा दिया जो अभी उनके साथ उन छोटो बच्चों के साथ साइकिल में बिठा उनके हैंडल को पकड़े हुए देखकर खुश हो रहा था। बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, दोनों ने गर्दन हिला ही दिया। कार्तिक उस प्यारी सी बच्ची को देखकर बोला, मुझे इनके पेरेंट्स को लेकर बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी प्यारी बच्ची हैं, जाने इनके माँ पापा कैसे होंगे, कितना ढूंढ रहे होंगे। विराट कार्तिक की बात सुनने के बाद कहता है, इसका अब कोई नहीं है, इसका सब कुछ अब मैं हूँ, अब इसे कोई चाहिए भी नहीं। तो आप लोग, अगर आप उनके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढिए। विक्रांत थोड़ी तेज़ आवाज़ में विराट से बोला। विराट, बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। विराट उस बेबी साइकिल को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, आप लोग बात कीजिए, मैं मेरी डॉल के साथ खेलूँगा। विराट के नाम में अपनी गर्दन हिला दी और विराट की तरफ देखने लगा जो उन सब भीड़ से दूर उस बेबी साइकिल को एक साइड में रख चुका था और वहीं सोफे पर बैठकर उस बच्ची के साथ बात कर रहा था। भाई कुछ भी कहो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे बेटे की बात को वह बच्ची समझ खूब रही है। देख रहे हो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। कार्तिक विराट को देखते हुए बोला। चारों एक बार उस तरफ देखते हैं और फिर पार्टी पर अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पीहू भी अपने हाथ में गिफ्ट लिए युग और सौंदर्य के साथ आकर अपने जन्मदिन की मुबारकबाद देती हैं। युग उसे देविका, देव, अंश, अंशिका से मिलवाता है। तुम्हारा भाई नहीं आया? युग बोला, हाँ आया है, मैं तुम लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। पीहू ने कहा। पीहू और विराट 5 साल के हैं जबकि युग और सौंदर्य दोनों 9 साल के थे, लेकिन दोनों में दोस्ती थी इसलिए सभी एक दूसरे को नाम से ही बुलाया करते थे। युग अपने सभी भाई बहनों के साथ विराट से मिलने उस कॉर्नर गया जहाँ पर विराट इस वक्त पीहू के साथ बैठा खेल रहा था। क्यारा इस वक्त नन्हे नन्हे कदमों से यहाँ वहाँ चल रही थी जबकि विराट उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। पीहू विराट के पास आई और बोली, विराट देखो हमारे फ्रेंड्स। विराट ने पीहू की बात सुनकर एक बार उन सब की तरफ देखा और छोटी सी मुस्कुराहट उन्हें देने के बाद फिर से क्यारा के साथ खेलने लगा। इधर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। पीहू ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। विराट क्यारा के नन्हे हाथों को पकड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पीहू ने विराट के कंधे पर हाथ रखा और एक लाइन में युग से लेकर अंशिका तक देखते हुए बोली, फ्रेंड्स यह मेरा भाई विराट। और विराट युग और सौंदर्य को तुम जानते हो ना, और उसके भाई बहन हैं देविका, देव, अंश और अंशिका। विराट ने अपना हाथ उठाकर उन सब की तरफ हेलो कहा। देव थोड़ा सा आगे आया और क्यारा के पास बैठते हुए बोला, यह कितनी क्यूट है। देव ने क्यारा के दोनों गालों को धीरे से खींचा तो क्यारा खिलखिलाकर उस पर हंस पड़ी।
विराट इस तरह से युग के क्यारा के गाल खींचने पर उसके हाथ को झटकते हुए बोला, यह मेरी डॉल है, इसे मत छुओ। देव फिर भी क्यारा को देख रहा था और क्यारा देव को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन विराट ने क्यारा को अपने पीछे खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना, यह मेरी डॉल है, इससे मत बात करो। क्यारा भी विराट के पीछे से झांकने लगी। देव भी बिना डरे क्यारा को देखने लगा। क्यारा, जो कि 2 साल की थी, छोटे छोटे कदम लेकर देव की तरफ जाकर उनके हाथ को कसकर पकड़ लेती हैं। विराट देव को मानो इस तरह से देख रहा था जैसे वह अपने आंखों से उसे जला देगा। विराट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि क्यारा, जिसे वह इतना प्यार करता है, वह बस पहली मुलाकात में उसे छोड़कर देव के पास चली गई थी। तभी पंछी आई। उसने क्यारा को अपनी गोद में उठाते हुए विराट और पीहू से कहा, तुम दोनों इसे परेशान कर रहे हो। क्यारा पंछी के गले में अपने हाथ लपेटकर उसके कंधे पर सर रखकर आराम कर रही थी, जबकि इस वक्त बर्थडे का केक काटा जा रहा था। विराट कहने को तो सबके साथ था, लेकिन उसकी नज़र अभी भी पंछी की गोद में चैन से सो रही क्यारा पर है। एक चोर नज़र विराट की देव पर भी, जो कि क्यारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाने पर जब विक्रांत अपने परिवार के साथ बाहर आने लगा तो देव दूर कर पंछी के सामने खड़े होते हुए बोला, आंटी, जब मेरा मन करेगा मैं क्यारा से खेलने के लिए आपके घर आ सकता हूँ। पंछी ने मुस्कुराकर प्रीति की तरफ देखा, जो कि किसी के साथ साथ उसके पास आई थी। प्रीति अपने बेटे के कान खींचते हुए बोली, देख रही हो, मुझे वहाँ से खींचकर लेकर आया है कि आंटी से उनका एड्रेस ले लो। मैं क्यारा के साथ खेलने के लिए उनके घर जाऊँगा। पंछी ने मुस्कुराकर प्यार से देव को देखकर माथे पर हाथ देते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम अपने अंकल को बता देना, और तुम ही नहीं, वह सारे बच्चे को हमारे घर पर भेजेंगे। फिर तुम लोग खेलना क्यारा के साथ। सभी बच्चे क्यारा के साथ खेलने के नाम पर खुश हो गए थे और सबको खुश देखकर क्यारा भी ताली बजा रही थी। समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा के बीच नंदिनी और कार्तिक इस वक्त एक पानी पूरी के ठेले पर खड़े थे। कार्तिक गुस्से से नंदिनी को घूर रहा था, जबकि नंदिनी को कार्तिक के गुस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक के गाल खींचते हुए कहा, मुझे गोलगप्पा खाना है, लेकिन आपके गाल मुझे गोलगप्पा नज़र आ रहे हैं। ऐसे गाल फुलाए क्यों नज़र आ रहे हैं? जान, ये हेल्दी नहीं होता। मैं तुम्हें होटल में खिला रहा था ना मिस्टर कपूर। पानी पूरी यहाँ खाने में जो मज़ा आता है वो होटल का भी पानी पूरी कोई पानी पूरी होता है। तभी पानी पूरी वाले ने पानी पूरी नंदिनी के कटोरी में डाली और नंदिनी जैसे उसे अपने हाथों में लिया, कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ जान, मत खाओ, बीमार हो जाओगी। मिस्टर कपूर, मैं ये पूरी ज़िंदगी खाती आई हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे, कहकर नंदिनी ने उस पानी पूरी को अपने मुंह में लिया और आंखें बंद करके उसे खाने लगी। कार्तिक नंदिनी को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर पानी पूरी को खाते वक्त इतना चैन, इतना सुकून और खुशी की लग रहा था जाने किसी कीमती चीज़ उसे मिली हो। पिछले 2 घंटे से पानी पूरी का नाम ले लेकर उसने कार्तिक को परेशान कर दिया था। कार्तिक के लाख कोशिश करने के बाद भी नंदिनी किसी 5 स्टार होटल में जाने को तैयार नहीं हुई, तो हार मानकर कार्तिक को उसे इस बीच पर बनी हुई इस पानी पूरी के ठेले पर लेकर आना पड़ा। भैया, थोड़ा और तीखा बनाना और थोड़ा खट्टा भी डालना। नंदिनी ने अपने मुंह के पानी पूरी को ख़त्म होते ही पानी पूरी वाले को अपने ऑर्डर बता दिए। नंदिनी के जैसे ही दूसरा पानी पूरी अपने मुंह में लिया, कार्तिक ने देखा उसके लाल हो रहे चेहरे को। पानी पूरी खाते वक्त नंदिनी की आंखों से थोड़े थोड़े आंसू और चेहरा लाल हो चुका था। जान, तुम ठीक हो? कार्तिक रुमाल से उसके चेहरे को पोंछते हुए कहा, मिस्टर कपूर, ये इतना यमी है, आप भी खाकर देखिए, कहकर उसने कटोरी में मौजूद दूसरे पानी पूरी को कार्तिक के मुंह में डाल दिया। और कार्तिक, जिसने इस वक्त ना खाने के लिए अपना मुंह खोला ही था, अचानक से उसके मुंह में आए हुए इस पानी पूरी को खाते अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब यह पानी पूरी उसे ना तो खाया जा रहा था और ना ही उगला जा रहा था। पानी पूरी इतना तीखा था कि उसने
अपनी आंखों को कसकर बंद किया और जैसे तैसे निकलकर पानी की बोतल की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। तुम पागल हो गई हो, इतना तीखा कोई खाता है क्या? कहकर उसने जल्दी जल्दी पानी के घूंट अपने मुंह पर भरना शुरू किया। मिस्टर कपूर, यह इतना यमी है, आप इसे ऐसे कैसे कह सकते हो? नंदिनी ने एक और पानी पूरी अपने मुंह में डालते हैं तो कार्तिक अपने मुंह खोले नंदिनी को देखता रह गया। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, तुम आज के बाद दोबारा यह नहीं खाओगी। तुम्हें जब भी पानी पूरी खाना होगा घर पर सर्वेंट को बताओगी और वो बनाएंगे तुम्हारे लिए। कार्तिक वहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपने हाथ बांधे खड़ा था, जबकि नंदिनी ने पहले तो मन भर करके पानी पूरी खाया, इसके बाद बड़ा सा छोला चाट बनवाया और फिर अपनी जुबान को गोल गोल घुमाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, यह बहुत तीखा था, प्लीज़ अब जल्दी जल्दी जलेबी खिला दीजिए। नंदिनी की यह कहते ही कार्तिक ने अपनी आंखें छोटी करके नंदिनी को देखने लगा। वह तब तक इस लड़की को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मत खाओ, तीखा है, पर उसे इस वक्त वही सबसे टेस्टी नज़र आ रही थी और अब जब उसका पेट भर गया उसे वो तीखा लग रहा था। देख क्या रहे हैं, चलिए ना, जल्दी से वहाँ जलेबी वाला है, जलेबी खिलाइए, कहकर कार्तिक ने नंदिनी को अपने आगे धकेल उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे धकेलते हुए जलेबी वाले तक लेकर आई। कार्तिक ने अपने हाथों से वहाँ रखी हुई जलेबी उठाकर नंदिनी को खिलाने लगा तो जलेबी वाला बोला, साहब वजन से बिकता है, हाँ तो दे दीजिए, तुम्हें पैसे, कहकर कार्तिक बिना वजन करवाए वहाँ से जलेबी लेकर एक एक करके नंदिनी को खिला रहा। नंदिनी जो कि तीखा खाकर पूरी लाल और पसीने से ओत-पोत थी, अब इस जलेबी की मिठास पर मुस्कुराकर कार्तिक के सामने खड़े उससे हाथों से जलेबी खा रही थी। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस जलेबी वाले के पास रखा और नंदिनी का हाथ पकड़कर वहाँ से बढ़ गया। साहब छुट्टे पैसे, जलेबी वाले ने आवाज़ दिया, लेकिन कार्तिक और नंदिनी अब तक आगे बढ़ चुका था। गजब की जोड़ी है भाई, कहकर जलेबी वाले ने उन पैसों को फिर से अपने डब्बे में रख लिया। मिस्टर कपूर, मुझे मज़ा आया, थैंक यू, आप कल फिर मुझे यहाँ लेकर आओगे। जान, इतना तीखा ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना हमारे बच्चे के लिए। कार्तिक बोला, पर टेस्टी था। कार्तिक ने अपनी आंखें नंदिनी को दिखाई तो नंदिनी मुंह फुलाते हुए बोली, सिर्फ कहने के लिए लोग कहते हैं, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम बहुत अच्छी हो। सारा प्यार तो अभी बच्चा आया भी नहीं और निकलता जा रहा है। कार्तिक उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर गाड़ी के करीब लाते हुए बोला, इमोशनल डायलॉग मत मारो, चलो जल्दी अंदर बैठो। नंदिनी अंदर बैठी तो कार्तिक सीट बेल्ट बांधते हुए नंदिनी से कहा, और कुछ चाहिए तुम्हें? नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कार्तिक नंदिनी की आंखों में देखते हुए बोला, क्या? नंदिनी कार्तिक के होठों के ऊपर उंगली रखते हुए बोली, एक प्यारी सी पप्पी। कार्तिक मुस्कुराकर उसके होठों को हल्के से छूते हुए बोला, इतना काफ़ी है या और? नंदिनी कार्तिक के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करते हुए बोली, बस। कार्तिक अपने माथे से उसके माथे पर हल्के से मारते हुए खड़ा होता है और गाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी घर की तरफ घुमा देता है। नंदिनी हर बढ़ते महीने के साथ बच्ची बनती जा रही थी और कार्तिक उसे संभाल रहा था। उसके लिए यह पहला एक्सपीरियंस था। भले ही हनी और बनी उसके बच्चे थे, लेकिन रमा के साथ संबंध ठीक न होने के कारण उसने कभी भी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था। बच्चों की पहली किक या पहली करवट, बीवी के साथ अल्ट्रासाउंड के वक्त बच्चे की हलचल को महसूस करना और मशीन के सहारे बच्चे की धड़कन को धड़कते हुए सुनना, यह सब कुछ कार्तिक के लिए पहला मौका था। जिस तरह नंदिनी ने इन सब चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रहती, कार्तिक भी बिल्कुल वैसा ही था। कार्तिक ही नहीं बल्कि घर का हर एक सदस्य नंदिनी को चाहता था। खास करके जब से नंदिनी आई थी, कार्तिक के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया था। गुस्सा तो अभी उसे रहता था, लेकिन अब वो इतना शॉर्ट टेम्पर वाला आदमी नहीं था। मिस्टर कपूर, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। नंदिनी बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? नहीं, बस हल्के हल्के से मेरे पेट को सहला दीजिए।
अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। नंदिनी, जिसे आज सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा था, कार्तिक को पकड़कर उसने उसकी बाहों में सोई हुई थी। आज उसे कार्तिक को ऑफिस भी नहीं जाने दिया था, यह कहकर कि आज उसके साथ ही रहना चाहती हैं और उसकी हर एक जिद पूरी करने वाला कार्तिक आज उसके पास ही रुक गया था। कार्तिक के शर्ट को नंदिनी ने अपने दोनों हथेलियों में कसकर पकड़ा हुआ था। जान, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे यहीं रहना है आपके पास थोड़ी देर के लिए, प्लीज़। कार्तिक ने धीरे से नंदिनी का माथा सहलाना शुरू किया। नंदिनी उसे दर्द में भी धीरे धीरे आंखें बंद करके नींद के आगोश में जा रही थी। कार्तिक ने महसूस किया कि नंदिनी सो चुकी हैं। उसने धीरे से नंदिनी के सर को तकिए पर रखा और अच्छी तरह से उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके बाल को प्यार से सहलाने लगा। नंदिनी थोड़ी सी मोटी हो गई थी, जिसके कारण उसके फूले फूले गाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कार्तिक ने उसके गाल को थोड़ा सा खींचा और फिर उसके नोच पर किस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तरह एक बेटी चाहिए। तभी उसने देखा कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने नंदिनी को वहीं पर छोड़ दिया और अपना फ़ोन लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ रसोई घर में दादी माँ और कार्तिक की माँ सभी थे, क्योंकि नंदिनी की डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसका बैकअप करके रख चुके थे। प्रीति, तुम उसके लिए कुछ लड्डू वगैरह बना देना। और हाँ, तुमने छोटे से पालने के लिए जो मैंने कहा था उसके लिए कहा या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने कह दिया है। उन्होंने कहा है हम जब कॉल करेंगे वह घर पर भिजवा देंगे। प्रीति मेज़ बंद करके बोली। हाँ, कोई भी कमी ना रह जाए देखना, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और हमारी नंदिनी एक प्यारे से बच्चे को लेकर इस घर में आ जाए। हाँ, वैसे भी उसके दिन तो आगे बढ़ गए हैं, कहकर प्रीति ने लड्डुओं को डब्बे में भरने लगी, जो अभी वह तीनों मिलकर बना रहे थे। अभी तीनों एक साथ चलकर किचन से बाहर आ ही रही थी कि उन्हें सामने आंख मलती हुई नंदिनी दिखाई दी। नंदिनी, कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? डॉक्टर के पास चलोगी क्या? दादी माँ ने कहा ही था कि नंदिनी के पैर सामने वाले कारपेट में फंसा और वह ज़मीन पर गिरने लगी। वह अपने पेट के बल ही ज़मीन पर गिरती, पर अपने हथेलियों से उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन वह अपने आप को गिरने से बचा नहीं सकी। उसको इस तरह से गिरते हुए देखकर कार्तिक की माँ, दादी और प्रीति तीनों एक साथ नंदिनी का नाम लेकर चीख पड़ी। प्रीति और सब चीखने की आवाज़ कार्तिक के कानों में पड़ी। इस तरह से नंदिनी के नाम लेकर चीखे जाने पर कार्तिक ने अपने हाथ में मौजूद फाइल को वहीं टेबल पर फेंका और अपने बेडरूम की ओर भागा। स्टडी रूम का दरवाज़ा उसके बेडरूम में खुलता था, लेकिन बेडरूम खाली था। दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था तो कार्तिक दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। जान, उसके मुंह से भी एक चीख निकली, क्योंकि इस वक्त नंदिनी ज़मीन पर पड़ी बेहोश थी, जबकि प्रीति उसके गाल को थपथपाकर उसे आवाज़ दे रही थी। क्या हुआ? कार्तिक उसके पास बैठे हुए बोला। यह गिर गई। प्रीति की आवाज़ में इतना खौफ था कि उसे खौफ को महसूस करते हुए कार्तिक मानो अंदर तक सिहर गया। गिर गई? तभी कार्तिक की नज़र नंदिनी के पैर पर गई, जिसके पायल की नुपुर वहाँ के कारपेट से फंसा हुआ था। उसने जल्दी से खींचकर पायल और उस कारपेट के लेस को अलग किया, नंदिनी को गोद में उठाया और घर से बाहर की ओर भागा। घर के बाकी लोग भी जो इस वक्त घर पर थे, सभी अपनी गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए निकल चुके थे। बैक सीट पर नंदिनी को गोद में लिए कार्तिक कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस उसे अपने सीने से लगाए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ड्राइवर, जो कि इस वक्त की इमरजेंसी को समझ रहा था, गाड़ी को सुरक्षा के साथ तेजी से चलाते हुए अस्पताल के रास्ते की ओर बढ़ गया। प्रीति ने सत्यम को कॉल कर दिया था। सत्यम ने अस्पताल में कॉल करके यह बता दिया था कि कार्तिक नंदिनी को लेकर आने वाला है। नंदिनी के डॉक्टर को बुला लिया गया था और इस वक्त वह अस्पताल के बाहर खड़ी थी। कार्तिक के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वह बस नंदिनी को अपने गोद में लिए उसे सीने से लगाए तब तक सामने देख रहा था, मानो जैसे भगवान से कुछ पूछ रहा हो। अस्पताल आते ही ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और कार्तिक से कहा, सर, हॉस्पिटल आ गया, जल्दी से निकलकर
आया और कार्तिक की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर कार्तिक की नज़र उस तरफ की ओर गई और वह जल्दी से नंदिनी को गोद में उठाए बाहर निकला। नंदिनी के हाथ अभी हवा में झूल रहे थे, जिसका मतलब था कि वह अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर, वार्ड बॉय, स्ट्रेचर सब इस वक्त वहीं पर था। कार्तिक ने स्ट्रेचर पर नंदिनी को लिटाया और एक तरफ से वार्ड बॉय और दूसरी तरफ से कार्तिक ने स्ट्रेचर को पकड़ा और अस्पताल के अंदर ले आया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नंदिनी को लेकर जाने से पहले कार्तिक ने एक बार नंदिनी के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा, उसके माथे को चूमकर धीरे से कहा, साथ नहीं छोड़ सकती तुम मेरा, याद रखना। स्टाफ स्ट्रेचर को आगे खींचते हुए लेकर चला गया और उसी के साथ नंदिनी का हाथ, जो कि इस वक्त कार्तिक ने थामा हुआ था, उसके हाथों से छूटता हुआ चला गया। डॉक्टर अंदर जाती हैं उससे पहले ही कार्तिक ने डॉक्टर के दोनों बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, डोंट वरी कार्तिक, सब ठीक होगा। डॉक्टर ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो कार्तिक उसके बाजू को छोड़कर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ उसे बचा लेना, प्लीज़ मेरी पत्नी को कुछ मत होने देना। याद रखना तुम्हारी प्रायोरिटी नंदिनी ही होनी चाहिए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा, भगवान पर भरोसा रखो, कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और कार्तिक वही रह गया, फिर से अपने उसे 3 साल पहले वाले अवस्था में, जब उसने नंदिनी को खोने का डर था। आज फिर से वह इस दोराहे पर खड़ा था, खुद को कोसते हुए कि क्यों उसने नंदिनी को प्रेग्नेंट होने दिया, क्यों उसे छोड़कर स्टडी रूम में गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और कार्तिक की तरफ देखकर बोले, इस पर साइन कर दीजिए, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन? क्यों, क्या हुआ है? कार्तिक डरते हुए बोला, मिस्टर कार्तिक कपूर, आपकी वाइफ बेहोश हो चुकी हैं, इस वक्त नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? प्रीति आगे बढ़ते हुए बोली, सी इज़ परफेक्टली फाइन, बस शायद गिरने की वजह से वह डर गई और इस कारण बेहोश हो चुकी हैं। ऑपरेशन करके हम बच्चे को निकाल लेंगे। प्रीति कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर साइन करने के लिए पेपर की तरफ इशारा किया। कार्तिक डॉक्यूमेंट पर साइन करके डॉक्टर के हाथ में देकर बोला, प्लीज़ इसे। वह कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, डोंट वरी, हर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंदर जा चुके थे। लगभग 1 घंटा होने को आया था। पूरा परिवार इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा था। सिस्टर एक प्यारे से बच्चे को कपड़े में लपेट कर लेकर आई। दरवाज़ा खुलते ही नर्स को बच्चों को लेकर आता देख सभी उनकी तरफ भागे। नर्स मुस्कुराकर कार्तिक को देखकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा है। कार्तिक अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में लेता है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। बिल्कुल नंदिनी के जैसे चेहरा लग रहा था। बच्चे को देखने के बाद कार्तिक ने कहा, मेरी वाइफ ठीक है ना? जी अभी बेहोश है, आप 2 घंटे बाद उनसे मिल सकते हैं। कार्तिक बच्चे को देखने के बाद अपने घर वालों की तरफ बच्चों को दिखाते हुए बोला, ये तो बिल्कुल जूनियर नंदिनी नहीं लग रहा। सभी ने एक झलक अपने बच्चे को देखकर वापस बच्चों को नर्स के हवाले कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वह अब पहले से काफ़ी ठीक थी, होश में भी थी। कार्तिक जैसे उसके कमरे में गया, नंदिनी मुस्कुराकर अपनी हथेली को खोलकर उसकी तरफ फैलाती है। कैसी हो तुम? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ मिस्टर कपूर। आपने हमारे बच्चे को देखा? बिल्कुल तुम्हारी तरह जूनियर नंदिनी दिखता है। कार्तिक बोला, मिस्टर कपूर वो लड़का है। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने उसे देखा नहीं अभी ठीक से? शायद वो बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी लग रहा है। रघुवीर जी जो बच्चों को उनके हाथों में देते हुए बोले, आंखों में नमी हुए उन बच्चों को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे उन्होंने पहली बार नंदिनी को लिया हो। कार्तिक के पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। रघुवीर जी बच्चों को उनके हाथ में देते हुए बोले, नंदिनी जब हुई थी बिल्कुल ऐसी थी। देखते ही देखते वक्त कितनी तेजी से बदल गया। आज मेरी नंदिनी इतनी बड़ी हो गई। रघुवीर जी वही सोफे पर बैठे बैठे नंदिनी और कार्तिक को देख रहे थे। नंदिनी जो कि इस वक्त
बिस्तर पर लेटी हुई थी और कार्तिक उसके हथेली पर अपने हाथ को रखे उनसे बात कर रहा था। कुछ ही देर में अरविंद और रिंकी घर के सभी बच्चों को लेकर आए। सभी अपने छोटे भाई को देखने के लिए उत्सुक थे। देव बच्चे को देखने के बाद प्रीति की तरफ देखकर बोला, मॉम बहुत प्यारा है, लेकिन आपको पता है इससे भी ज़्यादा प्यारा तो क्यारा है। प्रीति आंखें दिखाकर देव को देखने लगती हैं तो देव अपनी बहन देविका की ओर देखते हुए बोला, तुम बताओ दीदी, क्यारा इससे ज़्यादा क्यूट है ना। सभी इस वक्त घूर घूर कर देव को देख रहे थे, जिसने कि अभी भी उस न्यू बॉर्न बेबी का कंपैरिजन किया था। देव थोड़ा सा डरते हुए पीछे खिसक गया और सत्यम के पीछे जाकर छिप गया तो सब ठहाका मारकर उसके ऊपर हंस पड़े। अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई नंदिनी की शादी मोना के भाग जाने के कारण कार्तिक से हुई थी, मगर आज कार्तिक और नंदिनी एक आइडियल कपल हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर थे। कार्तिक रमा के साथ एक बार शादी करके शादी के अनुभव को करवा समझ रहा था और बस अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी के लिए मान गया था। नंदिनी के उसके ज़िंदगी में आते ही ना सिर्फ उसे प्यार का एहसास हुआ, बल्कि उसके लिए इस शादीशुदा लाइफ में मिठास थी। नंदिनी उसे अपने इशारों पर नचाती थी और कार्तिक खुशी खुशी उसके इशारों पर नाचता था, यह जानकर भी कि नंदिनी कभी कभी बस उसे परेशान करने के लिए झूठ बोल देती हैं कि वो बीमार है या फिर भूख लगी है, उसे कुछ खाना है। कार्तिक फिर भी उसके उंगली के इशारों पर नाच रहा है। नंदिनी ने अपने बच्चों को प्यार दिया, बल्कि हनी और बनी को भी उससे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था। नंदिनी हनी और बनी के लिए भी कार्तिक से ज़्यादा प्यारी है। ज़्यादा प्यार उन्हें नंदिनी से था। सारे बच्चे बड़े हो रहे थे और हमारी यह सारे लव कपल्स जिनकी उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके अंदर रोमांस टीनएजर्स वाली आती ही जा रही थी। रूड हस्बैंड को अपनी इनोसेंट वाइफ मिल गई हैं। रूड हस्बैंड की इनोसेंट वाइफ, इसको आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जबकि इस वक्त बर्थडे का केक काटा जा रहा था। विराट कहने को तो सबके साथ था, लेकिन उसकी नज़र अभी पंछी के गोद में चैन से सो रही क्यारा पर है। एक चोर नज़र विराट की देव पर भी थी, जो कि क्यारा को मुस्कुराकर देख रहा था। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाने पर जब विक्रांत अपने परिवार के साथ बाहर आने लगा तो देव दूर कर पंछी के साथ खड़े होते हुए बोला, आंटी, मेरा जब मन करेगा मैं क्यारा के साथ खेलने के लिए आपके घर आ सकता हूँ। पंछी ने मुस्कुराकर प्रीति की तरफ देखा, जो कि किसी के साथ साथ उसके पास आई थी। प्रीति अपने बेटे का कान खींचते हुए बोली, देख रही हो, मुझे वहाँ से खींचकर यहाँ लाया है कि आंटी से उनका एड्रेस ले लो, मैं क्यारा के साथ खेलने के लिए उनके घर जाऊँगा। पंछी ने मुस्कुराकर प्यार से देव को देखकर माथे पर हाथ देते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम अपने अंकल को बता देना और तुम ही नहीं वह सारे बच्चे को हमारे घर भेज देंगे। फिर तुम लोग खेलना क्यारा के साथ। सभी बच्चे क्यारा के साथ खेलने के नाम पर खुश हो गए थे और सबको खुश देखकर क्यारा भी ताली बजा रही थी। क्या आप लोग इन बच्चों की स्टोरी सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर वो कहानी ला सके, ठीक है।